हेलो एवरीवन, मैं अनीता शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन में। हम कर रहे थे बच्चों अलंकार। अलंकार में हमने शब्द अलंकार पढ़ लिए थे, उसके भेद पढ़ लिए थे। अनुप्रास अलंकार था, श्लेष था और यमक था। आज हम करेंगे अर्था अलंकार। अलंकार का मीनिंग सभी को पता लग गया होगा। अलंकार क्या होते हैं? आभूषण। और क्यों होते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो अर्था अलंकार, आज हम करेंगे अर्था अलंकार के भेद। जो अर्था अलंकार के आपके 10th में मेन जो भेद आते हैं, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट है उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा बेटा, उपमा अलंकार, उपमा वर्ड का मतलब क्या होता है? तुलना, कंपैरिजन, जैसे किसी के समान, उस जैसा। तो उपमा अलंकार की पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम। जब व्यक्ति मतलब जब किसी व्यक्ति, वस्तु, उसकी तुलना की जाए, कंपैरिजन। उपमा मतलब क्या होता है? तुलना, कंपैरिजन किया जाए, मतलब उसके समान है। तो उसमें से हमें पता लग जाता है कि ये उपमा अलंकार है या क्या है। जब व्यक्ति या वस्तु की तुलना, या मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, या व्यक्ति या वस्तु की तुलना, तुलना, उपमा का मतलब ही क्या होता है? तुलना। किससे की जाए? उसी के समान वाले। तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, तो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। इसमें से आपको ट्रिक दूंगी। देखिए बेटा, इसका ट्रिक क्या है, आपको कैसे याद रखना है। इसमें एक तो योजक चिन्ह आता है, जब कंपैरिजन करना है। योजक चिन्ह, ये बातें याद रखनी है आपने। योजक चिन्ह होगा और योजक चिन्ह के बाद आपका होगा सा, से, सी, सम, सदृश। इनका मतलब क्या होता है? समान। ठीक है। सा, से, सी, सम, सदृश। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपको पता है, छोटा सा माइनस का निशान होता है। योजक चिन्ह के बाद आपको सा, से, सी ऐसा वर्ड मिल जाएगा, तो आपने झट से पहचान लेना है कि क्या है ये? उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उपमा अलंकार होता है, और योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी, सम, सदृश वर्ड आपको मिल जाएंगे देखने में। और इसके जगह सदृश भी होता है कई बार। सदृश, सदृश तो हो गया सरिस, सॉरी सरिस, सरिस पात मन डोला, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं। अब इसकी देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए, मुख, पहली एग्जाम्पल, मुख चंद्रमा सा सुंदर। मुख चंद्रमा सा सुंदर। देखिए, चंद्रमा के बाद ये योजक चिन्ह आ गया, इसके बाद क्या आ गया? सा। तो योजक चिन्ह के बाद जब सा, से, सी आपको देखने को मिले तो क्या होगा? उपमा अलंकार। और देखिए, सिंधु सा, सिंधु सा विस्तृत। सिंधु सा विस्तृत। सिंधु के बाद क्या है? योजक, योजक के बाद क्या है? सा। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा। और देख लीजिए, निर्धन के धन, निर्धन के धन सम, मतलब क्या होता है? बराबर, समान। निर्धन के धन सम तुम आई। धन सम भी हो सकता है, सी भी आ सकता है। धन सी तुम आई।
कहने का मतलब है जैसे निर्धन को, गरीब को कोई धन मिल जाए बड़ा खुश हो जाता है, वैसे ही उसने किसी की तुलना की है किससे? निर्धन के धन से। तो देखिए योजक के बाद आपको सा से सी देखने को मिल रहे हैं, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ये था अलंकार का पहला भेद, उपमा अलंकार। दूसरा भेद है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत इजी है बेटा। अर्थालंकार में जितने भी भेद हैं उसमें कंपैरिजन ही होती है, और एक आप छोटे से ट्रिक से आपको पता चलेगा। दूसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार में भी क्या होता है? कंपैरिजन ही होता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको उपमा में बताया कि सा से सी सम होगा, ऐसे ही उत्प्रेक्षा के भी कुछ वर्ड है, उसको आपकी दो लाइनों में, काव्य की दो लाइनें होती हैं, दो पंक्तियां होती हैं, किसी ना किसी पंक्ति में आपको कुछ वर्ड देखने को मिल जाएंगे। वो कौन से होंगे? ज्यों, मानव, जनहु, जैसे, ऐसे वाले वर्ड होंगे। उत्प्रेक्षा में क्या वर्ड मिल जाएंगे आपको? ये एक ट्रिक है बेटा। ज्यों, योजक चिन्ह भी होगा, और उसके बाद ज्यों, योजक नहीं भी होगा तब भी आपको ये वर्ड जरूर मिलेंगे उत्प्रेक्षा में। ज्यों, जैसे, मानो, मनहु, जनहु, जानो, ये वाले वर्ड आपको किसमें मिल जाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार में। इनका मतलब भी क्या होता है? कंपैरिजन। जैसे, ज्यों, जैसे, जैसे, मानो, मान लो, मनहु, मान लो, जनहु, जान लो, जानो। तो ये वही वाले वर्ड हैं, मतलब कंपैरिजन है इनमें। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाले वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जनु वर्षा, जनु वर्षा, जनु वर्षा। देखिए पंक्ति में पहले ही वर्ड आ गया आपका जनु। जनु वर्षा ऋतु प्रकट, ऋतु प्रकट बढ़ाई। अब इसमें पंक्ति में पहला ही वर्ड आपको जनु देखने को मिल गया। और देखिए एग्जाम्पल, मनहु नील मणि सैल पर, मनो नील मणि सैल पर, मनो नील मणि सैल पर आतप परम गात। मतलब पंक्ति की किसी ना किसी, चाहे वो पहली लाइन में होगा या दूसरी लाइन में, फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी हो सकता है ये वाले वर्ड। ये नहीं कि सबसे पहले ही होंगे, जैसे हमने मिश्रित वाक्य में ऐसे किए थे तो पहले होगा, नहीं। ये आपको कहीं पे भी बीच में भी मिल सकता है, फर्स्ट पर भी मिल सकता है, एंड में भी मिल सकता है, लेकिन ये वर्ड जरूर होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ऐसे ही नेत्र मानो कमल है। देखिए नेत्र मानो कमल है। अब ये दूसरे नंबर पर आ गया मानो, तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड देखने को मिल जाएगा किसमें? उत्प्रेक्षा में। ये था उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी बहुत इजी है। रूपक में होता है रूपी, मतलब उसमें भी कंपैरिजन होता है। रूपक, रूपक अलंकार। रूपक, रूपक अलंकार भी बहुत इजी है। रूपक मतलब रूपी शब्द, उसी जैसे रूपी शब्द, मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना उस जैसा, रूपी, रूपी जैसा, मानहु, एक ही वर्ड होता है। तो इसमें रूपी, इसमें आपने क्या छोटी सी आइडेंटिफिकेशन है, जो हमने उपमा अलंकार किया था उसमें मैंने आपको बताया योजक चिन्ह के बाद क्या आ जाएगा? आपको सा से सी सम आ जाएगा। लेकिन रूपक में भी योजक होगा, लेकिन योजक के बाद आपको सा से सी या मानो, मनहु, जनो ऐसा कोई भी वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। योजक होगा, योजक के बाद सा से सी सम नहीं होगा। नहीं होगा। किसमें नहीं होगा ये?
रूपक अलंकार में आपको ये वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूपक अलंकार में प्रकृति का अनुराग, प्रकृति का अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, अनुराग, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा, अचल हिल रहा। अब देखिए ये योजक है, योजक के बाद कोई भी आपको सा से सी ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला, सिर्फ अचल। अचल क्या होता है? पर्वत, पहाड़। तो योजक के बाद आपका सीधा ही शुरू, लेकिन योजक मिल जाएगा आपको, उसके बाद कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं मिलेगा। और इसमें क्या आता है, रूपक में एक जैसे ही वर्ड हो जाते हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाती है। तो दोनों में मतलब जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। किसमें? रूपक अलंकार में। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा योजक है, लेकिन योजक के बाद आपका क्या नहीं है? सा से सी, मानो, मनहु, कोई भी वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। रूपक का और देख लेते हैं। प्रीति नदी में, एक आपकी उसमें पोइम है 10th में, सूरदास वाली, उधो वाली, उसमें है ना, प्रीति नदी में पैर ना डुबोयो, प्रीति नदी में पांव ना डुबोयो। तो इसमें क्या आ जाएगा? डुबाया। उसमें क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार। देखिए योजक है, योजक के बाद नदी है, मतलब प्रीति नदी एक ही है, प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपी आ जाता है इसमें, रूपी वाले शब्द आ जाते हैं। ये है हमारा रूपक अलंकार। इसके बाद है हमारा इसमें अर्थालंकार के जो और हैं, वो है आपका नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, ये नंबर 4 वाला है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ाना चढ़ाना। किसी बात को बड़े बढ़ा चढ़ा कर कहना, होती इतनी सी बात है, इतनी बड़ी बात कह देनी, और ऐसी बात कह देनी कि यो हजम ही ना हो, इतनी बड़ी। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, प्रशंसा करनी, चाहे वो अपनी चाहे दूसरे की, कोई भी बात की, ऐसे किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, जल गई। अब ये कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगा, सिगरी होता अंगीठी, और पूरी लंका अंगीठी की तरह जल गई। क्या ये पॉसिबल है कि आग लगी नहीं और सारा धुआं धुआं हो जाए? नहीं ना। तो ये क्या है? बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, राणा का घोड़ा था इस पार, इतनी देर में देखा था उस पार। ऐसी एक कविता है। कहता है राणा प्रताप जी का घोड़ा ना नदी के एक पार, एक साइड था। कहता अभी वो उतने उधर को देखा, वो उसके साथ खड़ा हुआ था, जैसे दूसरी साइड देखा तो वो घोड़ा दूसरी साइड पहुंच गया। दिस इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये अतिशयोक्ति है, बढ़ाया चढ़ाया ऐसा हो गया। मैंने अभी किसी को देखा वो यहाँ है, फिर देखा तो वो ही वहां पे है, तो ये तो कोई देवता ही कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति, बढ़ाना चढ़ाना, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार। एक और अलंकार इसका लास्ट कर लेते हैं, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार।
मानवीकरण बेटा, जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, मानवी मतलब मनुष्य, मानवीकरण। इसमें प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना किसी मानवीय एक्टिविटी से होती है, जो मानवीय गतिविधियां, जो हम ह्यूमन बीइंग गतिविधियां करते हैं ना, तो उससे कंपैरिजन होता है। किससे? मानवीकरण में किसी नेचुरल चीज, चाहे वो सन है, रिवर है, पेड़ है, कोई भी हवा है, धूप है, छांव है, उनकी तुलना किससे हो जाए? जो हम मनुष्य करते हैं, मानवीय क्रियाओं से, मानवीय गतिविधियों से होती है मानवीकरण अलंकार में। फिर देख लीजिए, प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना मानवीय गतिविधियों से की जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। इसकी एग्जाम्पल देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। एक आपकी ही उसमें बुक में, 10th की ही बुक में एक कविता है, मेघ आए बड़े बन के। उसमें जब मेघ आए बड़े बन के, इसमें से ना कोई लाइन जरूर आती है। तो इसमें से पोइम में से कोई भी आपको लाइन आ जाती है तो उसमें मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के। इसमें है कि नाचती गाती ब्यार चली ना। ब्यार क्या होता है? हवा। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब हंसता कौन है? मनुष्य। फूल क्या है? नेचुरल। किसकी तुलना की है? मानवीय गतिविधि से। कलियां क्या है? नेचुरल। मुस्काई, मुस्कानता कौन है? मनुष्य। मेघ क्या है? बादल, नेचुरल। आए बड़े बन ठन के कौन आता है? ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए कौन सी है यहाँ पे? मानवीकरण अलंकार। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना किसी मानवीय गतिविधियों से की जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। तो ये थे हमारे अर्थालंकार। हमने 5 भेद किए। कौन कौन से? जल्दी से रिवाइज करिए। उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है? सा से सी योजक चिन्ह के बाद। दूसरा किया उत्प्रेक्षा, उसमें उत्प्रेक्षा में होता है उत्प्रेक्षा में होता है मानो, मनो, जनहो। और थर्ड किया रूपक। रूपक होता है रूपी शब्द, उसमें योजक चिन्ह के बाद कोई भी आपका सा से सी सम ऐसा वर्ड नहीं आता है। फिर किया हमने अतिशयोक्ति, जो बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। लास्ट किया मानवीकरण, जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना किससे की जाती है? मनुष्य की एक्टिविटी से, मनुष्य की क्रियाओं से। बेटा आपको कोई भी इसमें से चीज अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।